दोस्तों स्वागत है आपका मैथमेटिकल एजुकेशन में। तो एक्चुअली आज सुबह मैं आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का असाइनमेंट बना रहा था, तो उसमें मुझे एक क्वेश्चन मिला। आप लोग सोच रहे होंगे कि असाइनमेंट में तो बहुत क्वेश्चन थे, लेकिन आप यही क्वेश्चन क्यों डिस्कस कर रहे हो। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के पीछे मेरा कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट है, तो अभी वो हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है। देखते हैं पहले क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन ये है, आपके सामने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में 4 ऑप्शन तो वैसे भी रहते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन में अलग अलग थ्योरम का यूज्ड है। ठीक है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको बताना चाहता हूं। ये 4 ऑप्शन है इसमें और चारों ऑप्शन में अलग अलग थ्योरम का यूज्ड है। तो लेक्चर में मैंने आपको बहुत थ्योरम बता रखे हैं, इंपॉर्टेंस थ्योरम बता रखी है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि वो इंपॉर्टेंस थ्योरम कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन पे आते हैं। पहले देख लेते हैं कि हम लोग मैंने जो आपको बता रखी है लेक्चर में, ऐसा जो थ्योरम बता रखी है वो थ्योरम कौन कौन सी हैं। ठीक है, थोड़ा सा उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं, अगर आप लोग लाइव होते तो थोड़ा बहुत हेल्प करते कि हाँ आपने जो है ये थ्योरम बता रखी है, ये थ्योरम बता रखी है। ठीक है, या तो ये थ्योरम नहीं करा रखी। ठीक है, बट फिर भी देखते हैं हम लोग। तो अगर मैं बात करूं तो पहली थ्योरम मेरी कौन सी थी, फर्स्ट थ्योरम जो मैंने बताया। देखिए ऑर्डर जो है चेंज हो सकता है। ठीक, पहले मैंने लेक्चर में अलग बता रखा हो कुछ और यहाँ पे कुछ अलग हो। ठीक है, तो हो सकता है ऑर्डर चेंज हो। तो देखते हैं थ्योरम। तो पहली मैंने आपको बता रखी, देखिए यही जो थ्योरम मैं करवा रहा हूं, इसी थ्योरम पे बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। अभी देखते हैं क्वेश्चन। तो फर्स्ट थ्योरम कौन सी है, लिवले थ्योरम है मेरी। ठीक है, और इसी का एक पार्ट है, आपको ध्यान होगा इसी का एक पार्ट कौन था, एक्सटेंडेड लिवले थ्योरम था। ठीक है, पार्ट मान लो सपोज दैट मैंने मैं नाम दे रहा हूं उसका। देखिए ज्यादा डिस्कस करने वाले नहीं है, नहीं वैसे तो बहुत टाइम निकल जाएगा। ठीक है, एक्सटेंडेड लिवले थ्योरम। ठीक है, इस तरह अगर मैं आपको बात करूं, अगर मैं सेकंड थ्योरम आपको कौन से बता रखा हूं, तो वो है रोचेस थ्योरम। ठीक है, अभी इनके बारे में डिस्कस कर लेंगे थोड़ा से। और क्या है, रोचेस थ्योरम है, पिकार्ड्स थ्योरम है। पिकार्ड्स थ्योरम है, आइडेंटिटी थ्योरम है, आइडेंटिटी थ्योरम है। और कौन सी है, ओपन मैपिंग थ्योरम है, ओपन मैपिंग थ्योरम है। और सॉरी 6 पॉइंट है। ऐसे ही देखिए कौन कौन सी थ्योरम बता रखी है। रोचेस थ्योरम हो गई, पिकार्ड थ्योरम हो गई, आइडेंटिटी थ्योरम हो गई, ओपन मैपिंग थ्योरम हो गई, स्वार्ज लेमा है। स्वार्ज लेमा मैंने आपको बताया। ठीक, देखिए यहाँ पे ये स्वार्ज है। ठीक है, शायद मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग किया हो लेक्चर में, वो मिस्टेक हो गई होगी, बट यहाँ पे ये स्वार्ज है। स्वार्ज लेमा है, स्वार्ज लेमा हो गई। और मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल है, मैक्सिमम, मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल। तो देखिए मुझे याद नहीं है, बट फिर भी थोड़ा बहुत जो है गेस कर रहे हैं कि हाँ ये थ्योरम मैंने आपको बता रखी है। ठीक है, बट ये थ्योरम तो मैंने आपको जरूर बता ही रखी है लेक्चर में। ठीक है, और कौन कौन सी थ्योरम है, अगर हाँ आर्गुमेंट प्रिंसिपल है, आर्गुमेंट प्रिंसिपल या आर्गुमेंट थ्योरम है। तो ये थ्योरम शायद मैंने आपको ये नहीं बताई, आर्गुमेंट थ्योरम मैंने आपको नहीं बताई, बट मैं इसके ऊपर एक लेक्चर आपको बना दूंगा। ठीक है, एक लेक्चर रेडी कर देंगे इसके ऊपर। आर्गुमेंट थ्योरम हो गई, गॉस लूकास थ्योरम हो गई। ठीक है, ये वाली थ्योरम भी शायद आपको मैंने नहीं बताया। ठीक है, गॉस लूकास थ्योरम, गॉस लूकास। तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिनको आपको करके ही जाना है। कितनी हो गई, 9। ठीक है,
तो ये थ्योरम है जिनको आपको करके ही जाना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने आपको लेवले थ्योरम बता रखी है, एक्सटेंडेड लेवले थ्योरम बता रखी है, रोचेस थ्योरम हो गई, पिकार्ड थ्योरम हो गई, आइडेंटिटी थ्योरम है, ओपन मैपिंग थ्योरम है, श्वार्ट्ज लेमा है, मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल, आर्गुमेंट थ्योरम, गॉस लुकास थ्योरम। ठीक है, तो जिसमें से ये दोनों थ्योरम मैंने आपको नहीं बताई लेक्चर में, ठीक है, ये दो थ्योरम नहीं बताया, लेकिन इसके ऊपर एक लेक्चर बना देंगे। ठीक है, तो ये थ्योरम आपको प्रिपेयर करके ही जाना है, एटलीस्ट एप्लीकेशन नहीं बट इसका स्टेटमेंट तो आपको याद होना ही चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो देखते हैं, अच्छा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ज्यादा नहीं, अगर बहुत ज्यादा हर एक के ऊपर उसका एप्लीकेशन उसके स्टेटमेंट देखें तो 5-6 घंटे तो निकल ही जाएंगे। ठीक है, बट वो हमें नहीं करना, थोड़ा सा देख लेते हैं इनका यूज क्या है। तो अगर लिवले थ्योरम, अगर मैं लिवले थ्योरम की बात करूं तो लिवले थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, उसके एप्लीकेशन की बात नहीं करेंगे, खाली स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो अभी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो देखिए, भले ही यहाँ पे क्वेश्चन ना सॉल्व हो, बट मैंने आपको एक आइडिया यहाँ पे दे दिया कि हाँ मुझे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ये थ्योरम तो करके ही जाना है, ये थ्योरम तो मुझे पढ़ना ही है। ठीक, और मैं इतना जरूर बोल रहा हूँ, गारंटी तो नहीं दे रहा, बट इतना जरूर बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन जो इसमें से पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो ये थ्योरम आपको करके ही जाना है। तो हाँ, आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे कॉची-गॉर्सैट थ्योरम नहीं है। ठीक है, कॉची-गॉर्सैट थ्योरम नहीं है, मोरेरा थ्योरम नहीं है। तो देखिए, वो जो है मेरा अलग पार्ट है, एक वो इंटीग्रेशन का, कॉची इंटीग्रल का वो अलग पार्ट है। ठीक है, इसलिए मैंने उन दो थ्योरम को यहाँ पे नहीं रखा। ये मेरा इंपॉर्टेंट थ्योरम जो है वो अलग पार्ट है, उनका इंपॉर्टेंट थ्योरम का मैंने एक अलग पार्ट बनाया है। ठीक है, तो ये अलग है, कॉची-गॉर्सैट थ्योरम, मोरेरा थ्योरम उसका अलग पार्ट है। अगर इंटीग्रल का भी करवाएंगे तो उसमें उसको पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक आइडिया आपको ये लगता है कि हाँ मुझे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ये थ्योरम तो करके ही जाना है। ठीक, तो देखते हैं अगर थोड़ा सा, तो लिवले थ्योरम क्या कहती है मेरी, लिवले थ्योरम क्या कहती है कि अगर फंक्शन मेरा क्या है, बाउंडेड है, सॉरी फंक्शन अगर मेरा यहाँ पे मुझे पता है इंटायर है, देखिए ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे बट उसका स्टेटमेंट देख लेते हैं, इंटायर है फंक्शन और ये बाउंडेड है, तो यहां से मुझे क्या इंप्लाई करता है, फंक्शन मेरा कांस्टेंट होता था। ठीक है, ये कह रहा है फंक्शन क्या है, इंटायर है, बाउंडेड, तो क्या इंप्लाई करेगा, कांस्टेंट, या तो इसी का उल्टा क्या होता था, नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन अनबाउंडेड, ये उसका स्टेटमेंट है। तो आप लोग क्वेश्चन अगर आ गया तो आपको सोचना क्या है कि अगर उसमें गिवन हो लाइक अनबाउंडेड पे आ गया या तो बाउंडेड पे आ गया, तो आपको सोचना है कि मुझे किस थ्योरम का यूज करना है। ठीक है, तो इस तरह से जो आपको एक अप्रोच बनानी है कि मुझे लिवले थ्योरम का यूज कब करना है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक इसी का अगर मैं कन्वर्स की बात करूं तो मेरा क्या हो जाएगा, नॉन कांस्टेंट गिवन है, नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन, तो फंक्शन क्या होगा, अनबाउंडेड। ठीक है, और फिर मैं बात करूं अगर एक्सटेंडेड लेवल थ्योरम की, एक्सटेंडेड लेवल थ्योरम मेरी क्या कहती है कि फंक्शन मेरा मॉड ऑफ एफ जेड, सॉरी हाँ एफ जेड लेस देन इक्वल टू ए टू द पावर मॉड ऑफ ए जेड टू द पावर के प्लस बी। ठीक है, जिसमें एफ जेड क्या होता था, एक पॉलिनॉमियल और उसकी डिग्री जो है लेस देन इक्वल टू के होती थी। तो ये हो गया एक्सटेंडेड लेवल थ्योरम, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, बट लिवले थ्योरम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आ गया रोचेस थ्योरम। रोचेस थ्योरम क्या कर रहा है कि अगर मेरे पास एक फंक्शन है एफ जेड, वो डिफाइन है डोमेन डी पे। ठीक है, कोई भी ओपन डिस्क सपोज दैट मैंने ले लिया, मैंने ले लिया मॉड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू के, ये मैंने एक डिस्क बना ली। ठीक है, तो मुझे करना क्या है, मैं बात कर रहा हूँ रोचेस थ्योरम की, मुझे करना, हम लोग करते क्या थे लेक्चर में, देखिए तो इसमें एफ जेड को मैं क्या करूंगा, दो पार्ट में ब्रेक कर दूंगा। सपोज दैट एक को मैंने ब्रेक कर दिया f1z, ठीक है, एफ जेड कोई भी पॉलिनॉमियल है तो उसको, उस पॉलिनॉमियल को मैं दो पार्ट में ब्रेक करूंगा, एक मेरा रहेगा f1z, एक मेरा रहेगा f2z। ठीक है, एक मैंने ब्रेक कर दिया एफ जेड को मैंने ब्रेक कर दिया f1z में और मैंने उसे ब्रेक कर दिया f2z में। ठीक है, इसको मैं इस बेस पे ब्रेक करते हैं कि जिसमें इस डोमेन में मॉड ऑफ f1z की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू हो मॉड ऑफ f2z में। इस डोमेन में या तो यहाँ पे f2z भी बड़ा हो सकता है, उस हिसाब से आपको पॉलिनॉमियल चूज करना है कि इस डोमेन में कोई ना कोई एक पार्ट की वैल्यू दूसरे पार्ट से ग्रेटर देन हो। ठीक है, तो इसमें ये जो पार्ट जो आपका बड़ा है दूसरे पार्ट से, उसके जितने भी जीरोज होंगे उतने ही जीरोज आपके पॉलिनॉमियल एफजेड के जीरोज होंगे। ठीक है, तो ये आपका कह रहा है रोचेस थ्योरम, मतलब इसका यूज क्या है कि मुझे अगर पॉलिनॉमियल पीजेड के या एफजेड के जीरोज देखने हैं तो मुझे कौन सी थ्योरम यूज करनी है। ठीक है, तो हम लोग उसमें देखेंगे रोचेस थ्योरम। ठीक है, तो उसमें आपको करना क्या है, उस पॉलिनॉमियल पीजेड को दो पार्ट में ब्रेक करना है, फिर उस पार्ट को जो है आपको देखना है कि कौन सा पार्ट जो है दूसरे पार्ट से बड़ा हो रहा है। ठीक है, इस डोमेन डी में, ये कोई भी आपका डोमेन डी है,
तो जो बड़े वाले पार्ट के जीरोज होंगे, जितने बड़े वाले पार्ट के जीरोज होंगे उतने ही पॉलिनोमियल pz के जीरोज होंगे। ठीक है, तो यह हो गया आपका रोचेस थ्योरम। फिर पिकार्ड्स थ्योरम क्या कहती थी? पिकार्ड्स थ्योरम आपकी क्या कहती थी? कोई भी अगर नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन है, कोई भी नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन है, तो उसमें उसकी रेंज से आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो? एटलीस्ट वन कॉम्प्लेक्स नंबर आप ओमिट कर सकते हो, या तो रिमूव कर सकते हो, हटा सकते हो। ठीक है, उसकी रेंज से ज्यादा आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर हटा सकते हो। मतलब कि उसकी जो रेंज है वो मेरी c हो सकती है, या रेंज मेरी क्या हो सकती है? c माइनस अल्फा टाइप की हो सकती है। ठीक है, तो ये पिकार्ड्स थ्योरम कहती है कि अगर फंक्शन एंटायर है, नॉन कांस्टेंट है, तो उसकी रेंज से आप ज्यादा से ज्यादा एक कॉम्प्लेक्स नंबर हटा सकते हो। मतलब उसकी रेंज या तो c हो सकती है या तो c माइनस अल्फा हो सकती है। ये पिकार्ड्स थ्योरम कहती है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आइडेंटिटी थ्योरम की, ठीक है, तो देखिए आप ये मत समझना कि इसमें जो आप उनके एप्लीकेशन के बारे में तो देख नहीं रहे। ठीक है, सॉरी, आप ये मत समझना कि हाँ आप जो इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो, मैंने लेक्चर में बहुत कुछ बता रखा है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूं इनके बारे में, बस इनके एप्लीकेशंस भी नहीं देख रहे हैं। तो पिकार्ड्स थ्योरम हो गया। अगर मैं बात करूं आइडेंटिटी थ्योरम, तो आइडेंटिटी थ्योरम क्या है कि अगर मेरा एक फंक्शन fz है, fz क्या है? डिफाइन है डोमेन D में। ठीक है, fz जो है वो डिफाइन है डोमेन D में। अब मुझे करना क्या है कि fz के जीरोस का कलेक्शन लेना है। आइडेंटिटी थ्योरम में हम लोग क्या करते थे कि जो भी मेरे पास फंक्शन fz गिवन होता था, मैं क्या करता था, उनका जो है जीरोस का कलेक्शन लूंगा। तो सपोज दैट मैंने मान लिया कि n जो है इनके fz के जीरोस का कलेक्शन है। ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे बिलोंग करेंगे? z बिलोंग्स टू c सच दैट f ऑफ z जहां पे जीरो हो रहा हो। ठीक है, तो वो सारे नंबर आ रहे हैं इस सेट में जहां पे मेरा fz जीरो हो रहा है, मतलब कि इस fz के जीरोस का कलेक्शन है मेरा n। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते थे कि ये मेरा जो सेट n है, कलेक्शन ऑफ जीरोज, हम लोग जो है इनके लिमिट पॉइंट का कलेक्शन लेंगे। ठीक है, किसका कलेक्शन लेंगे? लिमिट पॉइंट का। लिमिट पॉइंट सपोज मैं डिराइव सेट n डैश। ठीक है, अब इसका जो भी लिमिट पॉइंट आया, ठीक है, सपोज मैं इसको मान लूं कुछ भी इसका लिमिट पॉइंट आ गया, मान लीजिए अल्फा जो है इसका लिमिट पॉइंट आ गया। अब ये लिमिट पॉइंट अल्फा अगर ये मेरा इस डोमेन D में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, इस डोमेन D में अगर मेरा ये लिमिट पॉइंट बिलोंग कर रहा है, तो हम लोग क्या बोलते थे कि फंक्शन मेरा fz जो रहता था वो क्या होता था? जीरो होता था, या तो fz मेरा, उसे हम लोग क्या बोलते थे? कांस्टेंट बोलते थे। तो ये आइडेंटिटी थ्योरम कहती है कि आप उनके जीरोस का कलेक्शन लीजिए, फिर उनका लिमिट पॉइंट निकालिए। लिमिट पॉइंट अगर डोमेन में बिलोंग कर रहा है तो फंक्शन क्या होगा? मेरा कांस्टेंट होगा, या तो आइडेंटिकली जीरो होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं ओपन मैपिंग थ्योरम। ठीक है, ओपन मैपिंग थ्योरम है, तो ओपन मैपिंग थ्योरम मेरी यहां पे क्या कर रही है कि देखिए fz जो है वहां पे क्या गिवन होता था? स्टेटमेंट अगर मैं आपको बता दूं कि अगर फंक्शन मेरा नॉन कांस्टेंट है, एनालिटिक है, ओपन मैपिंग थ्योरम क्या कर रही है कि नॉन कांस्टेंट है, एनालिटिक फंक्शन है, फिर अगर, और वो क्या है, कोई भी एनालिटिक फंक्शन है वो क्या है? डिफाइन है डोमेन D में। ठीक है, ओपन, मैं बात कर रहा हूं किसकी? ओपन मैपिंग थ्योरम की। फंक्शन क्या है? एनालिटिक है, डिफाइन है डोमेन, नॉन कांस्टेंट एनालिटिक है, डिफाइन है डोमेन D में। मैं क्या करूंगा? अब D के ओपन सबसेट लूंगा। ठीक है, कोई भी ओपन सबसेट लूंगा, मैंने उसको नाम दे दिया सपोज दैट U। ठीक है, U क्या है? डोमेन D का ओपन सबसेट है, ओपन है डोमेन D का। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करिए कि अगर मेरा फंक्शन f ऑफ u, ठीक है, ये अगर ऐसे कंडीशन हो रहा है कि f ऑफ u जो है मेरा, ये क्या होता था? ओपन होता था। ठीक है, u जो है मेरा क्या है? ओपन सबसेट है डोमेन D में, तो उसकी जो इमेज होगी f ऑफ u वो भी जो है ओपन होगी। ये कह रही है मेरी ओपन मैपिंग थ्योरम कि फंक्शन मेरा नॉन कांस्टेंट है, एनालिटिक है, डोमेन D में मुझे इस डोमेन D का कोई भी ओपन सबसेट लेना है, फिर उसकी जो इमेज निकालनी है, उसकी जो हम लोग इमेज लेंगे f ऑफ u वो क्या होगी? वो भी ओपन होगी। फिर यहां से हम लोग ये भी बोलते थे कि मेरा जो f ऑफ d होता था, डोमेन D की जो इमेज होती थी वो मेरी क्या रहती थी? जो सेट वहां से मुझे मिलता था वो भी ओपन होगा। ठीक है, तो ये मेरे हो गया ओपन मैपिंग थ्योरम। ऐसे ही थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फिर उसके बाद मैंने स्वार्ट्ज लेमा बताया था। स्वार्ट्ज लेमा के लिए क्या था कि वहां पे दो कंडीशन गिवन होती थी।
कंडीशन क्या थी कि अगर, हाँ कंडीशन मेरी क्या थी कि मॉड ऑफ एफ जेड लेस देन इक्वल टू जेड टू द पावर एन, इस टाइप का, ठीक। और सेकंड कंडीशन क्या थी कि मॉड ऑफ एफ डैश 0 लेस देन इक्वल टू एन फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसमें जो आप देख लेना लेक्चर में 2 कंडीशन इसमें गिवन होती थी, तो वो हो गया मेरा श्वार्ट्ज लेमा। फिर मैं बात करूं अगर मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल की, तो मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल मेरा क्या होता था, देखिए ये सब जो आप अच्छे से करके जाना, बट मैं एक आइडिया आपको दे रहा हूं, ठीक है, कि क्या क्या और कैसे करना है, ठीक है, कि इनको जरूर मुझे पढ़ के जाना है। फिर यहां पे मेरा क्या था, मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल। तो अगर मैं किसी की भी बात कर ले रहा हूं, यहां पे कोई एक की बात कर ले रहा हूं, या फिर मैक्सिमम या तो मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल की, तो चलिए कुछ भी देख लो। मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल अगर मैं देख रहा हूं, तो मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल मेरा क्या था कि अगर फंक्शन एफ ऑफ जेड जो है वो एनालिटिक है और डिफाइन है डोमेन डी में, एफ जेड इज एनालिटिक एंड डिफाइन ऑन डोमेन डी, ठीक है, एंड एफ जेड डज नॉट इज इक्वल टू 0 ऑन डोमेन डी, ठीक है, मतलब कि z जो है वो बिलोंग कर रहा है डोमेन डी में, और उसमें मेरा क्या है, फंक्शन डज नॉट इक्वल टू 0 है डोमेन डी में। फिर उसके बाद ये स्टेटमेंट क्या कहता था, देन मॉड ऑफ एफ जेड क्या इंप्लाई करता था, मॉड ऑफ एफ जेड अटेन्स इट्स मिनिमम वैल्यू, मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, ठीक। सेम इसी तरह जो है वो मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल भी है, ठीक है। देन मॉड ऑफ एफ जेड अटेन्स इट्स मिनिमम वैल्यू ऑन डोमेन डी अनलेस एफ जेड इज कांस्टेंट, ठीक है। तो ये मेरी ये स्टेटमेंट कह रही है कि फंक्शन को जो है डोमेन डी में मिनिमम वैल्यू तभी मिलेगी जब तक कि वो फंक्शन कांस्टेंट ना हो। तो ये हो गया मेरा मैक्सिमम मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल। बाकी आप लोग अच्छे से देख लेना लेक्चर में। तो फिर उसके बाद है आर्गुमेंट थ्योरम और गॉस लुकास थ्योरम। तो अगर मैं थोड़ा सा आर्गुमेंट थ्योरम की बात करूं आपकी, तो आर्गुमेंट थ्योरम में क्या होता था, आर्गुमेंट थ्योरम तो वैसे मैं आपको बताया नहीं, बट फिर भी एक लेक्चर इसके ऊपर प्रिपेयर कर लेंगे और थोड़ा सा जो है डिस्कस कर लेते हैं। जब ये सारे जो है डिस्कस हो गए तो थोड़ा सा ये भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आर्गुमेंट थ्योरम क्या था, देखिए ज्यादा नहीं देख रहे हैं। आर्गुमेंट थ्योरम क्या था कि अगर फंक्शन जो है मेरा मेरोमॉर्फिक होता था, ठीक है, मेरोमॉर्फिक है डोमेन डी में, ठीक है, और सपोज दैट एन जो है मेरा क्या है, एन जो है मेरा ये क्या है, ये है एन मेरा है कलेक्शन ऑफ जीरोस ऑफ एफ जेड विद काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। एन मैंने यहां पे लिया, ये है मेरा कलेक्शन ऑफ जीरोस ऑफ एफ जेड, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एफ जेड विद काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी। अगर मैंने n को वो चूज किया, और ध्यान रखना फंक्शन मेरा मेरोमॉर्फिक है डोमेन डी में, ठीक है, और n ये हो गया, और p जो है मैं इसी तरह ले रहा हूं, p मेरा क्या है, नंबर ऑफ, जब लेक्चर बनाएंगे तो उसमें अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, बट अभी थोड़ा सा एक आइडिया दे रहे हैं कि हो गया। तो ये p क्या है, नंबर ऑफ पोल्स, ठीक है, एफ जेड के पोल्स कितने पोल्स हैं विद काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी, ठीक है, विद काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी। तो ये मुझे गिवन है, n गिवन है, जीरोस का कलेक्शन है, नंबर ऑफ जीरोस कितने गिवन है, p क्या है, उस फंक्शन एफ जेड के कितने पोल हैं, ठीक है। तो उसके बाद थ्योरम क्या कहती थी कि मुझे क्या फाइंड करना होता था, मुझे इसमें फाइंड करना होता है 1 अपॉन इंटीग्रेशन फाइंड करना होता है। वैसे ये इंटीग्रेशन का पार्ट है, बट इसमें है तो ठीक है कर ले रहे हैं। मुझे क्या निकालना होता है, 1 अपॉन 2 पाई एफ डैश जेड डिवाइडेड बाई एफ जेड डी जेड इक्वल एन माइनस पी। तो ये जो है मेरा आर्गुमेंट थ्योरम कह रही है, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट है आर्गुमेंट थ्योरम का, अच्छे से बताएंगे इसको जब लेक्चर होगा, ठीक है। तो इस तरह का अगर कोई भी फंक्शन गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश जेड डिवाइडेड बाई एफ जेड डी जेड, जहां पे एफ जेड क्या है, मेरोमॉर्फिक फंक्शन है, ठीक है, एफ डैश जेड डिवाइडेड बाई एफ जेड डी जेड, तो यहाँ पे ये किसके इक्वल होगा, मतलब ये डायरेक्ट रिजल्ट है, ठीक है, इसका प्रूफ भी है, ठीक है, कि इसका जो इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश जेड डिवाइडेड बाई एफ जेड डी जेड, वो क्या होगा मेरा n माइनस पी के इक्वल होगा। n क्या है, कितने जीरोज हैं उस पॉलिनोमियल एफ जेड के, फंक्शन एफ जेड के, और p क्या है, कितने पोल्स हैं उसके, ठीक है। तो ये हो गया आपका आर्गुमेंट थ्योरम, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो है आपको डिस्कस कर लिए हम लोग,
तो यहाँ से भले ही देखो क्वेश्चन तो अभी सॉल्व ही करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे, बट यहाँ से एक आपको आइडिया लग रहा है कि मुझे ये सारी थ्योरम जो है करके ही जाना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन सॉल्व कर। अच्छा एक थ्योरम बची है गॉस लुकास थ्योरम, ये बहुत अच्छी थ्योरम, भले ही क्वेश्चन ना पूछा जाता हो बट ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। तो अभी आते हैं इस पे, पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इस पे अभी आते हैं, ठीक, गॉस लुकास थ्योरम पे क्वेश्चन देखते हैं पहले। तो हाँ, तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि फंक्शन मेरा क्या है, नॉन कांस्टेंट है, एनालिटिक है, नॉन कांस्टेंट है, एनालिटिक है, डिफाइन ओवर सी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। अच्छा देखिए यहां पे क्या गिवन है, यहां पे फॉल्स गिवन है, ठीक। तो आप ध्यान रखना, सबसे अच्छी बात, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन में गिवन होता है फॉल्स गिवन होता है या तो नॉट ट्रू गिवन होता है, बट स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो मान के चलते हैं कि हाँ मुझे जो मेरा ऑप्शन ट्रू है उसमें टिक करके चले आते हैं, ठीक, तो वो गलत हो जाता है, ठीक। तो ऐसा मत करना, बाद में मत कहना कि अरे यार ये यहाँ पे फॉल्स गिवन था, नॉट ट्रू गिवन था, बट मैं तो गलत करके चला आया, ठीक, ऐसा बिल्कुल मत करना। यहाँ पे क्वेश्चन देखना ध्यान से, और साथ में दो पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, एक तो ये गिवन है नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन गिवन है, दूसरा क्या है, ये बोल रहा है कि फंक्शन कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। अच्छा ये क्वेश्चन जो है शायद 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है, 2018। अब आप लोग सोच रहे हो कि चलो यार क्वेश्चन सॉल्व हो या ना हो, बट मुझे इतना इंपॉर्टेंट वो थ्योरम तो मिल ही गया ना, ठीक है। थ्योरम देखो ये जो बताया एटलीस्ट वो तो करके ही जाना, ठीक, इतना मैं बोल रहा हूँ, जितना थ्योरम आपको वो 7, 8, 9 थ्योरम जो बताई है उतना तो पढ़ के ही जाना, बाकी फिर कॉची गॉर्सर्ट थ्योरम वो भी आपको देखना ही है, ठीक। तो ये जो एक तरह से आप सिलेबस देखो तो ये अलग पार्ट होता है, ठीक, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, जिसमें लिखा होता है सम इंपॉर्टेंट थ्योरम, तो ये सम इंपॉर्टेंट थ्योरम में है, ठीक। बाकी तो ऐसे बहुत है, एनालिटिक थ्योरम का अलग पार्ट है, सिंगुलरिटीज का अलग पार्ट है, इंटीग्रेशन का अलग पार्ट है, फिर हम लोग उधर रेसिड्यू देखते हैं, फिर कन्फॉर्मल मैपिंग, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, तो वो सब है। तो ये जो है एक अलग पार्ट है इंपॉर्टेंट थ्योरम का। तो क्वेश्चन देखते हैं, तो हाँ ये क्वेश्चन था मेरा 2018 और ये था पार्ट बी का, ठीक। अब देखिए ये पार्ट बी का क्वेश्चन है, तो अब किसी का अगर लक अच्छा रहा हुआ, ठीक है, और उसको जो है इनमें से कोई भी एक थ्योरम पता रही हो, ठीक, खाली एक थ्योरम जिससे उसका काम हो जा रहा हो, मतलब उसका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जा रहा हो एक ही थ्योरम के बेस पे, तब तो फिर चलो हाँ ठीक है उसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, एक ही दो थ्योरम पता रही हो तब भी उसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, चेंज करने का मतलब इसको मैं पार्ट सी का बना दूं, पार्ट सी का बना दे रहा हूं, ठीक है, बी की जगह इसको मैं बना दे रहा हूं पार्ट सी का। पार्ट सी का इसलिए बना दे रहा हूं कि अगर जब तक उसको ये चार ऑप्शन है, चारों थ्योरम अगर नहीं पता होगी तो उसका क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो सकता, ठीक है। तो इस वजह से उसको ये सारी थ्योरम पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक। तो ये पार्ट सी का क्वेश्चन बन गया, और यहाँ पे फॉल्स को मैं हटा के इसको बना दे रहा हूँ ट्रू किए दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं किए दे रहा हूँ ट्रू, ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन है, तो अब अगर आपको एक भी थ्योरम अगर कोई नहीं पता, ठीक है, जैसे एक भी थ्योरम नहीं पता तो फिर आपका काम नहीं होगा, ठीक, गलत हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, ठीक, सॉल्व करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि अरे एक ही क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा टाइम ये सब क्या लगा दिए, ठीक है, ऐसा प्लीज़ मत समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब थ्योरम, ठीक है। एटलीस्ट यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएंगे पक्का, ठीक है, अगर आप इनको अच्छे से करके जाओगे। देखो इनके मैं असाइनमेंट प्रिपेयर किया हूँ, असाइनमेंट बनाया हूँ, तो उसमें जो है इनके जो लेवले थ्योरम हो गए या पिकार्ड थ्योरम उनके एप्लीकेशन पे भी क्वेश्चन है। तो अगर मुझे कुछ ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो इंपॉर्टेंट हो सकता है नेट एग्जाम के लिए या गेट एग्जाम के लिए, ठीक, तो मैं उसे आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, बताऊंगा जरूर। बाकी असाइनमेंट तो आपको दिया ही जा रहा है, ठीक है, तो जैम के लिए नहीं है, ठीक है, नेट और गेट के लिए है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट मेरा क्या कह रहा है, फंक्शन नॉन कांस्टेंट एनालिटिक है, वो आपको ध्यान देना है, नॉन कांस्टेंट एनालिटिक है। फिर फर्स्ट ऑप्शन मेरा क्या कह रहा है कि फंक्शन मेरा नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन क्या इंप्लाई कर रहा है, एफ मेरा अनबाउंडेड होगा, ठीक है। तो ये किसका एप्लीकेशन है, ये मेरा लिवले थ्योरम का, ठीक है। लिवले थ्योरम का यूज देखो अभी पहले ही मैंने बताया था, अभी जब डिस्कस कर रहे थे कि अगर फंक्शन मेरा नॉन कांस्टेंट है, देखिए डायरेक्ट स्टेटमेंट पता है तो आपका जो है ऑप्शन सॉल्व हो जाएगा। नॉन कांस्टेंट है, एनालिटिक फंक्शन है, तो फंक्शन क्या इंप्लाई करेगा, अनबाउंडेड, ठीक है। ये डायरेक्ट कह रही है मेरी लिवले थ्योरम कि नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन,
ये क्या इंप्लाई करता है? अनबाउंडेड को। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट वाला, सॉरी ये फर्स्ट है अनबाउंडेड। ये किसकी हेल्प से सॉल्व हो रहा है? किस थ्योरम की हेल्प से? लिवले थ्योरम की हेल्प से, जो कि क्या कह रही है, या तो अगर फंक्शन जो है इंटायर है बाउंडेड तो कांस्टेंट होगा, या तो नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन, नॉन कांस्टेंट। देखिए यहां पे ये मत समझना कि हाँ मुझे इंटायर नहीं गिवन, यहां पे देखिए गिवन क्या है, एनालिटिक फंक्शन है, डिफाइन है ओवर सी में। तो फंक्शन अगर मेरा पूरे सी पे डिफाइन है तो मेरा क्या हो गया? इंटायर हो गया। ठीक है, ये मत समझना कि यार इंटायर तो दिया ही नहीं, बट लिवले थ्योरम किस पे बात कर रही है? इंटायर फंक्शन पे, और क्वेश्चन में तो इंटायर गिवन ही नहीं। तो ऐसा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो फंक्शन है वो पूरे सी पे डिफाइन है। तो मुझे पता है कि मेरा फंक्शन पूरे सी पे डिफाइन रहता है तो वो कैसा होता है? इंटायर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे यही मुझे गिवन है, फंक्शन मेरा इंटायर है। ठीक है, तो नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन क्या इंप्लाई करेगा? अनबाउंडेड। ये हो गया मेरा लिवले थ्योरम की हेल्प से। नेक्स्ट पे आते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट देखिए आपका क्या कर रहा है कि इफ सेट्स ओपन सेट्स इनटू ओपन सेट्स। अब आपको पता चल गया होगा कि हाँ ये ओपन सेट की बात कर रहा है, तो यानी कि मुझे किसका यूज करना है? ओपन मैपिंग थ्योरम का। तो ओपन मैपिंग थ्योरम क्या कर रही है कि अगर फंक्शन मेरा नॉन कांस्टेंट है, एनालिटिक फंक्शन है, उसमें मुझे कोई एक भी सेट ओपन यू मिल गया, ठीक है, जो कोई भी सबसेट है डी का, तो उस u की मैं इमेज निकालूंगा, f ऑफ u, वो क्या होगा? ओपन होगा। तो इसमें ये क्या कर रहा है? इफ सेट्स ओपन सेट्स इनटू ओपन सेट्स। तो आप कोई भी ओपन सेट इसमें लीजिए, सपोज दैट, इसको मैं थोड़ा बड़ा किए दे रहा हूं अच्छे से दिखे आपको। ठीक, तो कोई भी आप ओपन सेट ले लो, क्योंकि मुझे गिवन है नॉन कांस्टेंट इंटायर, कोई भी आप ओपन सेट U ले लो, तो उसकी जो इमेज होगी हमेशा वो ओपन ही होगी बाय यूजिंग ओपन मैपिंग थ्योरम। तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो भी करेक्ट, ए ऑप्शन वो भी करेक्ट। ठीक है, बट पहले वो ऑप्शन था बी का और फॉल्स था, तो ये दोनों जो है ये गलत हो जाते। ठीक, क्योंकि वहां पहले फॉल्स था, तो ये दोनों मेरे गलत हो जाते, बट यहाँ पे मैंने उसे ट्रू कर दिया, तो अब तो ये सही होंगे। ठीक, तो अगर मैं ऑप्शन सी की बात कर रहा हूं तो वो क्या कर रहा है कि देयर एग्जिस्ट, सी ऑप्शन की बात कर रहा हूं, वो क्या कर रहा है? देयर एग्जिस्ट एन ओपन कनेक्टेड डोमेन यू ऑन विच एफ इज नेवर जीरो, ठीक, f इज नेवर जीरो एंड f रिस्ट्रिक्टेड टू द सबसेट u। ठीक है, देखिए ये नोटेशन, अच्छा चलिए ठीक है, इसको अभी बाद में डिस्कस करते हैं। ऑप्शन 4 पे आते हैं, क्योंकि ये जो है यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन फंक्शन दिया है, तो उसको ये आप रिस्ट्रिक्शन फंक्शन बोल दीजिए, या तो इसको आप बोल सकते हैं f ओवर u। ठीक है, तो आते हैं इस पे, ऑप्शन डी देखते हैं, बहुत अच्छा है ये ऑप्शन डी, द इमेज ऑफ f इज डेंस इन C। ठीक है, ये क्या कर रहा है? इमेज ऑफ f इज डेंस इन C। अब आप लोग सोचो क्या यूज कर सकते हो इसमें, सोचो थोड़ा सा, वीडियो को जो है थोड़ा रोको, पॉज करो और देखो क्या यूज कर सकते हो आप। ऐसे चल रहा होगा वीडियो, उसको जो है आप थोड़ा रोक दो। ठीक है, रोकने का साइन भी उस पर क्या आ जाता है, इस तरह से करके। ठीक है, उसको थोड़ा पॉज करो और देखो कौन डी में जो है मैं किस थ्योरम का यूज कर सकता हूं। ठीक है, तो क्या कह रहा है? इमेज ऑफ f इज डेंस इन C। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हाँ, इमेज ऑफ f इज डेंस इन C, मुझे क्या गिवन है? फंक्शन इंटायर है। तो आपको पता होगा कि अगर मैं यहां पे बात करूं पिकार्ड्स थ्योरम की, ठीक है, ये जो यहां पे लिखा था ना हम लोगों ने, पिकार्ड्स थ्योरम, ये वाली थ्योरम पिकार्ड्स थ्योरम। तो पिकार्ड्स थ्योरम मेरा क्या कहती है कि अगर फंक्शन जो है मेरा नॉन कांस्टेंट एनालिटिक है, तो उसकी रेंज से हम लोग एक पॉइंट जो है ओमिट कर सकते हैं। ठीक है, एटमोस्ट 1 पॉइंट, वी कैन ओमिट एटमोस्ट 1 पॉइंट फ्रॉम इट्स रेंज। ठीक है, तो इसका मतलब या तो उसकी रेंज जो है वो C हो सकती है। ये क्या कर रहा है? इमेज ऑफ f मतलब जो मेरी रेंज है। ठीक है, तो इमेज ऑफ f वो क्या होगी मेरी? अगर मैं पिकार्ड थ्योरम का यूज करूं तो वो मेरी ज्यादा से ज्यादा या तो C होगी, सॉरी या तो C होगी, या तो ज्यादा से ज्यादा वो C माइनस अल्फा हो सकता है। ठीक है, ये जो है उसकी इमेज होगी। अब मुझे वो बात कर रहा है कि क्या ये मेरा C और C माइनस अल्फा, ठीक है, C इमेज जो मुझे f की मिली, f की इमेज मुझे क्या मिली? C मिली और C माइनस अल्फा। तो क्या ये जो है मेरा C में डेंस होगा क्या? ठीक है, ये जो देखो या तो C हो सकता है या C माइनस अल्फा, वो बात कर रहा है क्या ये दोनों सेट जो है C में डेंस हो सकता है क्या? तो आपको पता होगा, रियल एनालिसिस में आपको बताया होगा कि एक सेट है, मतलब दो सेट है, तो एक सेट को हम लोग कब बोलेंगे? वो दूसरे सेट का डेंस होगा।
ठीक है। दूसरे सेट पे डेंस कब होगा, तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा डिफिनेशन देखते हैं डेंस सेट की। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा डिफिनेशन दूं डेंस सेट की, तो डेंस सेट मेरा क्या कह रहा है, देखिए डेंस सेट क्या कह रहा है, अगर जैसे मेरे पास कोई भी सेट है ए है और बी है, तो मैं कब बोलता हूं कि ए जो है वो बी पे डेंस होगा, ठीक है। ए जो है मेरा बी पे डेंस कब होगा, जब बी मेरा वो सबसेट हो जाए ए क्लोजर का, ठीक है। ये डेफिनेशन होती थी डेंस सेट की। तो यहां पे क्या कह रहा है कि जो इमेज है, इमेज ऑफ एफ इज डेंस इन सी, मतलब जो भी इमेज है वो सी पे डेंस कब होगी, जब सी जो है वो क्या हो जाए, सबसेट हो जाए सी क्लोजर का या तो सी माइनस अल्फा क्लोजर का, ठीक है। इमेज ऑफ एफ इज डेंस इन सी, तो यानी कि मेरे पास यहां पे कितने सेट मिल गए, 2 सेट मिल गए, ठीक है। एक मुझे मिल गया सी मिल गया और दूसरा मुझे क्या मिल गया, देखिए सी जो है वो सी में डेंस हो जाएगा, अगर आप जो है उसकी इमेज सी ले रहे हो तो सी जो है सी में डेंस हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहां पे सी माइनस अल्फा लूं, ठीक है, सी माइनस अल्फा, फिर आपको यहां पे क्या होना चाहिए कि सी जो है वो डेंस सेट के डिफिनेशन से सी जो है सबसेट होना चाहिए सी माइनस अल्फा क्लोजर का, ठीक है। ये मेरी डिफिनेशन कहती है डेंस सेट की, सी जो है सबसेट होना चाहिए किसका, सी माइनस अल्फा क्लोजर का। अब सी माइनस अल्फा ये क्या है, आपको ये क्लोजर आपको पता होगा कि अगर ए यहां पे है, ए क्लोजर कैसे निकालते हैं, ए यूनियन ए डैश, सॉरी ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश, इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं, इसका क्लोजर फाइंड करते हैं। तो देखिए यहां पे क्या होगा, सी माइनस अल्फा, इसका जो है लिमिट पॉइंट क्या आएगा, पूरा का पूरा सी आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि सी जो है इसका सबसेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा ऑप्शन डी भी जो है वो भी करेक्ट हो गया, ठीक है। डी ऑप्शन जो है मेरा वो भी करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सी ऑप्शन को। सी ऑप्शन क्या कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट एन ओपन कनेक्टेड डोमेन यू ऑन विच एफ इज नेवर जीरो। ध्यान रखना ये क्या कह रहा है, एफ इज नेवर जीरो, मतलब कि एफ डज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ईच जेड बिलोंग्स टू डोमेन डी, ठीक है। ये क्या कह रहा है, आप कोई भी पॉइंट ले रहे हो डोमेन डी से, तो फंक्शन मेरा उसमें जीरो नहीं हो रहा। फिर क्या कह रहा है कि एफ रिस्ट्रिक्टेड विद यू, तो एफ रिस्ट्रिक्टेड टू द सबसेट यू, यू क्या है, सबसेट है डोमेन डी का। तो अगर मैं रिस्ट्रिक्शन फंक्शन यहां से थोड़ा आपको दिखाऊं, रिस्ट्रिक्शन फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए रिस्ट्रिक्शन फंक्शन क्या, रिस्ट्रिक्शन फंक्शन अगर मैं थोड़ा सा डिफाइन करूं, जैसे ये आ गया एफ रिस्ट्रिक्टेड विद यू, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, ये होता है मेरा एफ रिस्ट्रिक्टेड विद यू टू द सबसेट, यहाँ पे जो भी आपका डोमेन डी दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये फंक्शन मेरा डिफाइन होता है। इसको आप बोल दीजिए एफ रिस्ट्रिक्टेड टू द सबसेट यू, या तो इसको आप बोल सकते हैं एफ ओवर यू, ठीक है। ऐसे हम लोग इसको नाम देते हैं। और ये डिफाइन कैसे होता है, एफ रिस्ट्रिक्टेड विद यू, यहाँ पे मेरा z होगा और इक्वल यहाँ पे f ऑफ z, इस तरह से जो है इसकी मैपिंग होगी, ठीक है। तो ये हो गया थोड़ा से। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट एन ओपन कनेक्टेड डोमेन यू ऑन विच एफ इज नेवर जीरो, एफ बोल रहा है कि डज नॉट इक्वल टू जीरो, और फंक्शन एफ रिस्ट्रिक्टेड टू द सबसेट यू, मॉड ऑफ एफ की बात कर रहा है, ठीक है, अटेन्स इट्स मिनिमम एट सम पॉइंट ऑफ यू, ठीक है। तो आप देखिए इसमें सोचिए कौन सी थ्योरम का यूज कर सकते हैं, किस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। जैसे पहले वाले में यूज हुआ लेवले थ्योरम, ओपन मैपिंग थ्योरम सेकंड वाले में, लास्ट वाले में यूज हुआ पिकार्ड थ्योरम का, सी वाले में सोचिए किस थ्योरम का यूज हो सकता है। उसमें बोल रहा है कि एफ डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो आप ध्यान करिए, अभी मैंने आपको बताया था, वो बोल रहा था f डज नॉट इक्वल टू जीरो, और फंक्शन जो है मिनिमम वैल्यू कब अटेन करेगा, जब तक कि फंक्शन कांस्टेंट ना हो, ठीक है। फंक्शन जो है डोमेन में मिनिमम वैल्यू तभी अटेन करेगा जब तक कि वो कांस्टेंट ना हो। बट मुझे यहां पे क्या गिवन है, नॉन कांस्टेंट एनालिटिक, ठीक है, नॉन कांस्टेंट गिवन दे रखा है। बट यहां से जो मैं यूज करूं मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल का, ठीक है, मैं यहां पे क्या यूज कर रहा हूं, सी पार्ट में मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल का, मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल का। और ये मेरा क्या कह रहा है कि फंक्शन अगर डज नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है, तो वो मेरा जो है मॉड ऑफ एफ जेड वो मिनिमम वैल्यू तभी अटेन करेगा जब तक कि फंक्शन
कांस्टेंट ना हो, बट यहाँ पे मुझे क्या दे रखा है, फंक्शन मेरा नॉन कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, मतलब कि इसको फंक्शन को अगर मिनिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है तो उसको कांस्टेंट होना ही पड़ेगा, ठीक है, बाय मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल। तो इसका मतलब ये ऑप्शन सी मेरा क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक, क्योंकि यहाँ पे मुझे गिवन है एफ जो है मेरा नॉन कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, चारों ऑप्शन आपके सॉल्व हो गए जिसमें अलग अलग थ्योरम का यूज था, ठीक है। तो इस वजह से मैं ये क्वेश्चन आपको बताया। तो और ये मैं बोल रहा हूँ कि ये जो थ्योरम आपको बताई है वो जरूर आप देख के जाइए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अच्छा, यहाँ पे ये थ्योरम जो है छूट गई थी, गॉस लुकास थ्योरम, तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। बहुत बढ़िया थ्योरम है, बहुत अच्छी थ्योरम है ये गॉस लुकास थ्योरम, ठीक है। तो चलिए देखते हैं गॉस लुकास थ्योरम, लास्ट थ्योरम, फिर उसके बाद इसको फिनिश करते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे एक क्वेश्चन के पीछे इतना ज़्यादा टाइम दे दिए, ठीक है। तो एक लेक्चर वैसे इस पे बना देंगे, अभी ज़्यादा डिस्कस करने वाले नहीं है, गॉस लुकास थ्योरम पे भी, ठीक है। तो गॉस लुकास थ्योरम, तो अगर जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपके पास जो है पॉलिनोमियल pz है और उसके जीरोस गिवन हैं, ठीक है, कोई आपके पास पॉलिनोमियल pz है और उसके आपके पास जीरोस गिवन हैं, सपोज मैं मान लूं कि इसके जीरोस हैं मेरे z1 z2 डॉट डॉट zn, इस तरह से z1 z2 डॉट डॉट zn वो क्या है, पॉलिनोमियल pz के जीरोस हैं, ठीक है। और वो क्या हो रहा है, कोई भी सबसेट है, सब ये क्या है, इसको आप कलेक्शन मानिए, ये क्या है, सबसेट S है और S क्या है, सबसेट है डोमेन D का, ठीक है, कि जो ये जीरोस हैं वो क्या हो रहे हैं, एक तरह से सबसेट है डोमेन D का, जहां पे मेरा फंक्शन डिफाइन हो रहा है, ठीक है, या तो पॉलिनोमियल जहां पे मेरा डिफाइन है। तो गॉस लुकास थ्योरम ये कह रही है कि इसके पॉलिनोमियल के डेरिवेटिव के जीरोस के बारे में आप क्या बोल सकते हो, ठीक है, कि p डैश z इसके जीरोस जो आएंगे वो किस डोमेन में लाई करेंगे, या तो कहां पे लाई करेंगे, सेट S में भी लाई करेंगे या तो उससे बाहर जाएंगे। तो ये थ्योरम वो कह रही है, ये कह रही है कि ये थ्योरम मेरी ये कह रही है कि how can you relate the zeros of polynomial pz to the zeros of derivative of polynomial pz, ठीक है, कि अगर एक आया और वो बोल रहा है कि चलो पॉलिनोमियल pz के जो जीरोस थे वो अपर हाफ प्लेन में लाई कर रहे हैं या लोअर हाफ प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो क्या जो उसके पॉलिनोमियल p डैश z हैं इनके जीरोस कहां पे लाई करेंगे, क्या वो भी अपर हाफ प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है। तो वो थ्योरम जो है ये करिए, तो ये जो है इसका स्टेटमेंट है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वो कह रही है, थोड़ा सा अच्छा और डिस्कस कर लेते हैं जब इतनी दूर पहुंच गया है तो, ठीक है। तो वो थ्योरम मेरी ये कह रही है कि अगर pz, ठीक है, सपोज दैट मैं मान रहा हूं कि pz के जो जीरोस हैं वो हैं z1 z2 z3, ऐसा मैं कुछ भी मान लिया, ये z1 z2 z3 मेरे वो हैं इस पॉलिनोमियल pz के जीरोस हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इनकी हेल्प से जो है, अच्छा देखिए आप लोगों को कॉन्वेक्स हल के बारे में पता होगा थोड़ा बहुत, कॉन्वेक्स हल है, कॉन्वेक्स सेट तो पता होगा, कॉन्वेक्स हल के बारे में पता है क्या। तो देखिए ये थ्योरम मेरी वही कह रही है, गॉस लुकास थ्योरम, कि अगर पॉलिनोमियल pz के जो जीरोस हैं, ठीक है, तो उन पॉलिनोमियल pz के जीरोस की हेल्प से आप एक कॉन्वेक्स हल बनाइए, ठीक है, कॉन्वेक्स हल बनाइए, तो उस कॉन्वेक्स हल में उस p डैश z के जीरोस लाई करेंगे, ठीक है, ये थ्योरम वो कह रही है। और कॉन्वेक्स हल क्या है, कॉन्वेक्स हल थोड़ा सा बता दे रहा हूं आपको, कॉन्वेक्स हल, ठीक है, चलिए ठीक है, अच्छा कॉन्वेक्स सेट ही देख रहे हैं। तो कॉन्वेक्स सेट क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई भी सेट है तो इस सेट को मैं कब बोलूंगा वो मेरा कॉन्वेक्स सेट होगा कि नहीं। तो अगर डेफिनेशन आप लोगों को ध्यान हो तो ऐसा होता था λ1 z1 प्लस λ2 z2, ठीक है, ये मेरा क्या होना चाहिए, अगर मेरा z1 और z2 ये मेरे सेट S से बिलोंग कर रहे हैं तो λ1 z1 प्लस λ2 z2 ये भी मेरा सेट S से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ कॉन्वेक्स सेट की, फिर कॉन्वेक्स हल पे अभी आते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉन्वेक्स हल इंपॉर्टेंट है, उसी में पॉलिनोमियल p डैश z के जीरोस लाई करेंगे, ठीक है।
तो लैम्डा 1 Z1 प्लस लैम्डा 2 Z2 ये मेरा बिलोंग करना चाहिए सेट एस से, ठीक है। और साथ में लैम्डा म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और लैम्डा प्लस म्यू ये मेरा क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तब हम लोग सेट एस को क्या बोलते थे, वो मेरा सेट कॉन्वेक्स सेट होगा, ठीक है। तो अब देखिए कॉन्वेक्स हल क्या होगा। कॉन्वेक्स हल क्या होगा कि वो स्मॉलेस्ट सेट एस, ठीक है, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बनाओगे Z1 और Z2 की हेल्प से। आप जो एक कलेक्शन ऑफ, आपके पास कलेक्शन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, ठीक है। जितने आप लीनियर कॉम्बिनेशन या जितने कॉन्वेक्स सेट आप बना सकते हो, तो वो स्मॉलेस्ट सेट, ठीक है। कॉन्वेक्स हल की डेफिनेशन क्या बोलेगी कि स्मॉलेस्ट कॉन्वेक्स सेट एस कंटेनिंग एस, ठीक है। स्मॉलेस्ट कॉन्वेक्स सेट कंटेनिंग एस, कि वो स्मॉलेस्ट सेट, ठीक है, जो कि सेट एस को कंटेन कर रहा हो, उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स हल, ठीक है। स्मॉलेस्ट कॉन्वेक्स सेट कंटेनिंग सेट एस, ठीक है, इज कॉल्ड कॉन्वेक्स हल। वो स्मॉलेस्ट कॉन्वेक्स सेट जो कि सेट एस को कंटेन कर रहा हो, उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स हल, ठीक है। तो अब वो लुकास थ्योरम यही कह रही है कि आपके पास जो है कलेक्शन ऑफ जीरोज हैं, तो उन जीरोज की हेल्प से आप जो है कॉन्वेक्स सेट बनाइए, फिर उस कॉन्वेक्स सेट को आप चूज करिए जो कि सेट एस को कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो उस सेट को हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स हल और उसी में जो है आपके पॉलिनोमियल पी डैश जेड के जीरोज लाई करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा हो गया गॉस लुकास थ्योरम। ये थ्योरम थी मेरी, ठीक है। चलिए ठीक है, एक लेक्चर इसके बारे में इसके ऊपर बना देंगे। गॉस लुकास थ्योरम है और फिर इसी पे जो है गॉस लुकास थ्योरम है और साथ में जो है आर्गुमेंट थ्योरम, 2 थ्योरम आपकी बाकी है, वो कंप्लीट कर देंगे और अच्छे से देखेंगे इन दोनों थ्योरम को, ठीक है। ओके, तो हम लोग लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।